दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 10,01,863 पहुंच, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,41,751 है। वहीं अच्छी बात यह है कि 6,34,133 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 25,589 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 2,84,281 मामले हैं। वहीं बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है जहां 1,56,369 मामले हैं। वहीं दिल्ली तीसरे नंबर पर है जहां 1,18,645 मामले हैं। कर्नाटक चौथे नंबर पर है जहां 51,422 मामले हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने पर अब होगी कार्रवाई। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि कई राज्यों में लॉकडाउन दोबारा से लगाया गया है। आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को लेकर प्रशासन भी काफी गंभीर है। दोस्तों आपको बता दें कि पंकज कुमार रवि के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिरनपुर बाजार सहित कई जगहों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इनके पहुंचते ही व्यापारी मौके से भाग निकले। वीडियो ने कहा कि किसी भी हालत में मवेशी हाट कहीं भी लगने नहीं देंगे, इसमें पकड़े जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि निरीक्षण क्रम में बाजार के कई सैलून खुले पाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि दुकान को तुरंत बंद करें। वहीं अन्य दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि लॉकडाउन का सभी पालन करें, दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी का पालन हो। महामारी संक्रमण को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि सभी लोग नियमित रूप से मास्क लगाएं और शारीरिक दूरी का पालन करें। वाहनों में भी नियमानुसार आवागमन करें। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गरीब रथ में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, मिलेगा कंफर्म टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि गरीब रथ ट्रेनों से अब ना तो वायु प्रदूषण होगा और न ही ध्वनि प्रदूषण। इसके साथ ही ट्रेन परिचालन की लागत में भी कमी आएगी। एक अतिरिक्त कोच लगाने से जहां रेलवे की आय बढ़ेगी, वहीं यात्रियों को कंफर्म टिकट भी मिल सकेगा। इसके लिए इस ट्रेन में विशेष इंजन लगाया जाएगा, जिससे कि ट्रेन के कोच में रोशनी के लिए और पंखे और एयर कंडीशनर यानी कि एसी चलाने के लिए जनरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंजन में इस्तेमाल किए गए इस तकनीक को हेड ऑन जनरेशन कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे में सबसे ज्यादा खर्च वेतन और पेंशन पर होता है। दूसरा सबसे बड़ा खर्च ऊर्जा पर है, जिसे कम करने के लिए कवायद चल रही है। आपको बता दें कि HOG तकनीक भी इसी दिशा में एक कदम है। पिछले कई वर्षों से इस पर काम किया जा रहा है और दिल्ली मंडल में लिंक हाफमैन बुश कोच वाली 44 ट्रेनों के 54 रैक को इस तकनीक में परिवर्तित किया गया है। अब गरीब रथ ट्रेनों में भी ये बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन की अवधि में कोचिंग विभाग की तकनीकी टीम ने गरीब रथ को भी HOG तकनीक में परिवर्तित करने की दिशा में काम किया। दिल्ली मंडल ने इसकी तकनीकी निर्देश, ड्राइंग और योजना तैयार करके जून के पहले सप्ताह में अनुसंधान, अभिकल्प और मानव संगठन को भेजा था। 22 जून को RDSO ने इसे अनुमोदित कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक SD जैन का कहना है कि गरीब रथ ट्रेनों के 150 कोच और 18 इंजनों में जरूरी बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले साल जनवरी में दिल्ली मंडल की 4 ट्रेनों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इस तकनीक से इस ट्रेनों के संचालन में दिल्ली मंडल को 12 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। दोस्तों अगर आप भी गरीब रथ से सफर करते हैं तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपको भी अब कंफर्म टिकट मिल पाएगी। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की चीन पर एक और आर्थिक चोट, अब इन कृषि यंत्रों के आयात पर अंकुश। दोस्तों आपको बता दें कि चीन को आर्थिक झटका देने के लिए मोदी सरकार चीनी आयात पर अंकुश लगाने का लगातार प्रयास कर रही है। अब सरकार ने चीन से पावर टिलर और उसके कल पुर्जे के आयात पर अंकुश लगाया है। दोस्तों आपको बता दें कि इनको बड़ी संख्या में चीन से आयात किया जाता है। पावर टिलर एक कृषि मशीन है जिसका इस्तेमाल खेती के लिए जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि पावर टिलर और उसके कल पुर्जे की आयात नीति को संशोधित करके मुक्त कर दिया जाएगा। किसी उत्पाद को निषिद्ध या वर्जित श्रेणी में रखने का अर्थ है कि आयातक को उसके आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना होगा। आपको बता दें कि इससे चीन से आने वाले पावर टिलर और उसके कल पुर्जे के आयात पर रोक लग जाएगी और इससे भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि रूस बनाएगा महामारी वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक, विश्व की पहली वैक्सीन अगस्त में होगी लॉन्च। दोस्तों आपको बता दें कि रूस इस साल घरेलू स्तर पर प्रायोगिक महामारी वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक
खुराक का उत्पादन करने की योजना बना रहा है, जिसमें 1,70,00,000 विदेशों में निर्माण करने की क्षमता है। रूस ने पिछले दिनों घोषणा की है कि उसने महामारी वैक्सीन बनाने की दिशा में मानव परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यही कारण है कि अन्य देशों की तुलना में इस दौड़ में रूस आगे निकल चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि विश्व की पहली महामारी वैक्सीन अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। आपको बता दें कि कहा गया है कि महामारी वैक्सीन 12 से 14 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। मॉस्को टाइम्स के अनुसार निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर सितंबर से इसका उत्पादन शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 2 अंतिम चरण, तीसरा मानव परीक्षण में एक चीन में और दूसरा ब्रिटेन में विकसित किया जा रहा है। रूस और 2 मध्य पूर्व के देशों में वैक्सीन का तीसरे चरण का परीक्षण पूरा हो चुका है। दोस्तों, अगर महामारी की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाती है तो ये पूरे विश्व के लिए राहत की बात है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर दिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू के उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इनमें वे सभी तंबाकू शामिल होंगे जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। आपको बता दें कि दिल्ली से पहले झारखंड सरकार ने भी पूरे राज्य में तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और वितरण पर रोक लगाई हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में महामारी बड़ी तेजी से फैल रहा है और उसमें फैलने का एक रीजन थूकना भी है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने इसको देखते हुए ये फैसला लिया है और दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन लगाया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इंडियन रेलवे ने बनाया एंटी महामारी कोच, सफर के दौरान मिलेगी ये खास सुविधाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में महामारी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। महामारी मामलों में आंकड़े रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक खास कोच का निर्माण किया है। इस कोच में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे यात्रियों को महामारी संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि महामारी के खिलाफ मुकाबले में कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने एक पोस्ट महामारी कोच का निर्माण किया है। इस कोच को खास तरह से डिजाइन किया गया है, रेल यात्री महामारी मुक्त सफर कर सके। इसके लिए इसमें हैंड फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग वाली रोलिंग और प्लाज्मा एयर प्यूरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। आपको बता दें कि पोस्ट महामारी कोच में अनेक हैंड फ्री सुविधाएं हैं, जैसे कि पैर से चलने वाला पानी का नल, साबुन निकालने के लिए मशीन, पैर से खुलने वाले टॉयलेट के दरवाजे, पैर से चलने वाले फ्लश वाल्व, पैर से बंद होने वाले और खुलने वाले दरवाजे और चिटकनी। टॉयलेट के बाहर स्थित वॉश बेसिन भी पैर से संचालित हो सकेगा और पानी का नल और साबुन निकालने की मशीन भी। यानी यात्रियों को अब किसी भी काम के लिए हाथ का इस्तेमाल नहीं करना होगा। पोस्ट महामारी कोच में कॉपर कोटिंग वाली रेलिंग और चिटकनियां लगाई गई हैं, क्योंकि कॉपर के संपर्क में आने वाला वायरस कुछ ही घंटों में निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों, इस महामारी दौर में भी आप रेल में अब आसानी से सफर कर सकेंगे, परंतु सावधानी खुद से बरतनी जरूरी है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि IIT मद्रास ने बनाया 4 घंटे में तैयार होने वाला हॉस्पिटल, महामारी को हराने में मिलेगी मदद। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी से मुकाबले के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास और स्टार्टअप मॉडल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। इसकी खासियत ये है कि इसे 2 लोग मिलकर 4 घंटे में कहीं भी तैयार कर सकते हैं। महामारी के खिलाफ मुकाबले में पोर्टेबल अस्पताल अहम भूमिका निभा सकता है। महामारी के दौरान जहां आइसोलेशन की सुविधा मौजूद नहीं है, वहां इस पोर्टेबल अस्पताल के जरिए संक्रमितों को क्वारंटीन करके इलाज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मेडिकैब को पूरी तरह से फोल्डेबल बनाया गया है। इसकी वजह से इसके ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा कम है। इसमें 4 जोन हैं, एक डॉक्टर रूम, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम या वार्ड और 2 बेड वाले ICU की भी व्यवस्था की गई है। इसे हाल ही में केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया, जहां इसकी यूनिट्स को महामारी मरीजों के इलाज के लिए लगाया गया है। ऐसे माइक्रो हॉस्पिटल विकसित करने के पीछे मकसद स्मार्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था, जिसे आसानी से देश के अलग अलग हिस्सों में संचालित किया जा सके। मॉडुलस हाउसिंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम रविचंद्रन ने बताया
कि केरल में इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों से मौजूदा समय में छोटे अस्पतालों की जरूरतों को समझा जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह गाँव में बेहद ही सफल हो सकता है, क्योंकि महामारी के दौर में शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद थे जिन्हें तुरंत ही महामारी के अस्पतालों में बदल दिया गया, लेकिन गाँव में ऐसा करना संभव नहीं है। ऐसे जगहों पर इस मेडिकैप के जरिए महामारी से मुकाबले में मदद मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी बोर्ड के स्कूलों में घटा पढ़ाई का बोझ, सिलेबस में 30% की कटौती। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने महामारी संकट को देखते हुए चालू शैक्षणिक सत्र में 30% पाठ्यक्रम घटा दिया है। महामारी के हालात को देखते हुए शासन ने बोर्ड के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब बचा हुआ 70% पाठ्यक्रम भी 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले भाग में वो पाठ्यक्रम होगा जिसे कि कक्षावार, विषयवार और अध्यायवार वीडियो बनाकर ऑनलाइन पढ़ाया जाए। दूसरे भाग में वो पाठ्यक्रम लिया जाएगा जिसे छात्र और छात्राएं खुद पढ़ सकें, और तीसरा भाग प्रोजेक्ट आधारित होगा। इस संबंध में जल्द ही शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिलायंस जियो की निगाहें 35 करोड़ फीचर फोन ग्राहकों पर। आने वाले दिनों में चाइनीज हैंडसेट कंपनियों को भी देगी चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो ने जिस तरीके से एक संपूर्ण कम्युनिकेशन तकनीक आधारित कंपनी बनने की नींव रखी है, वह सिर्फ चीनी कंपनियों को 5G सर्विस से ही चुनौती पेश नहीं करेगी, बल्कि यह आने वाले दिनों में भारत के हैंडसेट बाजार में भी चीन की कंपनियों के वर्चस्व को भी चुनौती देगी। असलियत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जिस तरह से देश के सभी 2G सेवा लेने वाले मोबाइल ग्राहकों को 4G और 5G में तब्दील करने की बात कही है, वह मोबाइल सेवा देने वाली मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी है। यही वजह है कि जियो की घोषणा को एक तीर से 2 निशाने लगने वाली बात कही जा रही है। आपको बता दें कि जियो के अधिकारियों का कहना है कि उनकी कंपनी की तरफ से पेश किया जाने वाला नया हैंडसेट संभवतः दुनिया का पहला हैंडसेट होगा जिसके हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब इक्विटी शेयर धारक कंपनियों ने बनाई होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होगी उड़ान, कई देशों के साथ समझौते। दोस्तों आपको बता दें कि एविएशन सेक्टर धीरे धीरे अपनी पुरानी राह पकड़ रहा है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में 60% घरेलू उड़ानें दीपावली तक सामान्य हो जाएंगी। इसके अलावा कई इंटरनेशनल रूट्स पर भी जल्द ही उड़ानें शुरू की जाएंगी। इसके लिए अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों से समझौते किए गए हैं। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए समझौता किया है। जल्दी ही जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी उड़ानें शुरू होंगी। समझौते के तहत भारत से एयर इंडिया के विमान फ्रांस और अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि समझौते के तहत फिलहाल 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एयर फ्रांस पेरिस से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगी। अमेरिकी विमानन सर्विस यूनाइटेड एयरलाइंस 17 से 31 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच 18 उड़ानें संचालित करेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या जल्द आएगा एक और प्रोत्साहन पैकेज? पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अधिकारियों से मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करके अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव का आकलन करेंगे। इस संदर्भ में आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने पर होगा। पिछली कुछ तिमाहियों में उपभोक्ता मांग गिरने के कारण अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली ये बैठक करीबन 1.5 घंटे तक के लिए निर्धारित की गई है। बैठक में वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारी मौजूदा स्थिति पर अपनी राय देंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शीर्ष 50 अधिकारियों से इनपुट ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने आर्थिक सलाहकार परिषद, वित्त मंत्रालय के चीफ और प्रिंसिपल आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के साथ 3 अलग अलग बैठकें कर चुके हैं। महामारी संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मई में अर्थव्यवस्था के लिए 20.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें देश के प्रत्येक वर्ग का खास ध्यान रखा गया था और गरीबों की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 65 साल से अधिक उम्र के नागरिक पोस्टल बैलेट से नहीं डाल सकेंगे वोट। दोस्तों आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने बिहार और अन्य उपचुनावों में 65 साल से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का विस्तार नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि 80 साल से ज्यादा उम्र के दिव्यांगों और जरूरी सेवाओं में कार्यरत लोगों और महामारी संक्रमितों को पोस्टल बैलेट से मताधिकार के इस्तेमाल की इजाजत दी है। ऐसे में जब महामारी संक्रमण को लेकर सरकार की ओर से बुजुर्गों को बिना वजह बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है, तो निर्वाचन आयोग का ये फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे मैन पावर और महामारी के चलते सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है।
दोस्तों आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि वे मतदाता जो 80 वर्ष से ऊपर हैं, दिव्यांग मतदाता, आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी, महामारी संक्रमित मरीज जो घर या संस्थागत क्वारंटीन में हैं, पोस्टल बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रेन के कंफर्म टिकट पर बदला जा सकता है पैसेंजर का नाम, घर बैठे ऑनलाइन होगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के चलते जिंदगी थम गई है। हिंदुस्तान की लाइफलाइन इंडियन रेलवे भी इन दिनों ठप है। श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों के अलावा सिर्फ पार्सल ट्रेनें ही चल रही हैं। अभी कहना मुश्किल है कि ट्रेनें वापस पटरी पर कब लौटेंगी। हालांकि रेलवे लंबी अवधि के लिए ट्रेनों की टिकट बुकिंग कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी टिकट करा चुके हैं या कराने वाले हैं तो कुछ नियम हैं जो आपको भी जरूर पता होने चाहिए। आपको बता दें कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान अक्सर लोग पैसेंजर का नाम भरने में गलती कर जाते हैं। इसका असर ये होता है कि या तो आप यात्रा नहीं कर पाते या फिर टिकट कैंसिल करानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने टिकट तो बुक कर ली लेकिन यात्रा से पहले आपके प्लान में बदलाव हो जाता है। ऐसे में अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके टिकट पर कोई और यात्रा कर सके, लेकिन आपके टिकट पर कोई और यात्रा कैसे कर सकता है? ऐसा मुमकिन है। आप अपने कंफर्म टिकट पर अपने किसी फैमिली मेंबर को यात्रा करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको पैसेंजर नेम में बदलाव करना होगा। IRCTC यात्रियों को ये सुविधा देता है कि वह अपने टिकट पर पैसेंजर नेम को बदल सके। हालांकि ये बदलाव एक टिकट पर एक ही बार किया जा सकता है, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि कंफर्म टिकट पर पैसेंजर का नाम कैसे बदला जाता है। दोस्तों ये बहुत आसान है। सबसे पहले ऑनलाइन बुक किए गए टिकट का प्रिंट आउट लें। इसके बाद आपके शहर के रेलवे स्टेशन काउंटर पर जाएं। टिकट पर जिस व्यक्ति का नाम डालना है उसका ओरिजिनल ID प्रूफ और उसकी फोटोकॉपी साथ लगानी होगी। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट पर मौजूदा पैसेंजर के नाम की जगह यात्रा करने वाले यात्री का नाम डलवा सकते हैं। ध्यान रहे, ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले ही रिजर्वेशन काउंटर से यात्री का नाम बदलवाया जा सकता है। इसके बाद ये सुविधा बंद कर दी जाती है। आपके कंफर्म टिकट पर माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी का नाम ही ट्रांसफर हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार में ट्रेनें चल रही हैं पर ऑटो टैक्सी है नदारद। समस्या ये कि स्टेशन से कैसे जाएं घर। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को लागू लॉकडाउन के दौरान रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी है, लेकिन स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों को घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशनों पर ऑटो और टैक्सी नहीं मिलने के कारण समस्या खड़ी हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत रेल यात्रियों के लिए ऑटो और टैक्सी के परिचालन पर रोक नहीं है, फिर भी ऑटो और टैक्सी की भारी कमी के कारण यात्री परेशान है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार, मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ ही UC ब्राउजर और UC न्यूज बंद। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से 59 चीनी ऐप बंद करने के फैसले के बाद चीन की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत से UC ब्राउजर, वीमेट और UC न्यूज का कारोबार बंद कर दिया है। UC ब्राउजर के कर्मचारियों को औपचारिक तौर पर बोल दिया गया है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस भारत में बंद कर रही है। कंपनी ने गुरुग्राम और मुंबई का ऑफिस भी बंद कर दिया है। राइटर्स के मुताबिक कंपनी की तरफ से 15 जुलाई को कर्मचारियों को एक लेटर भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। लेटर में कहा गया है कि कंपनी का ये फैसला भारत सरकार द्वारा UC वेब और वीमेट पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण है। बैन के बाद कंपनी को सेवाएं जारी रखने की क्षमता में बाधा आ रही है। UC वेब ने एक बयान में कहा कि इसने सरकारी आदेश का अनुपालन किया है और सेवाएं बंद कर दी हैं। हालांकि चीनी ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। गुना में दलित परिवार के साथ हुई घटना को मायावती ने क्रूर और शर्मनाक बताया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना में दलित परिवार की फसल को बर्बाद करने और दंपत्ति को सुसाइड के प्रयास को मजबूर करने की घटना को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अति क्रूर और शर्मनाक बताया और कहा कि सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हूं। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने वीरवार को ट्वीट में कहा कि मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर दलित परिवार की कर्ज लेकर तैयार की गई फसल को JCB मशीन द्वारा बर्बाद करके उस दंपत्ति को सुसाइड के प्रयास करने को मजबूर कर देना अति क्रूर और अति शर्मनाक है। इस घटना की देशव्यापी निंदा स्वाभाविक है। सरकार सख्त कार्रवाई करे। दोस्तों आपको बता दें कि मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि एक तरफ भाजपा और इसकी सरकार दलितों को बसाने का ढिंढोरा पीटती है, जबकि दूसरी तरफ उसको उजाड़ने की घटना उसी तरह से आम है जिस तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ करता था। तो फिर दोनों सरकारों में क्या अंतर है? खासकर दलितों को इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेनीवाल का वसुंधरा राजे पर बड़ा आरोप, कहा कि गहलोत सरकार को बचाने की कर रही है कोशिश।
दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच आरोप प्रत्यारोप और नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि वह अशोक गहलोत की सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बेनीवाल ने एक ट्वीट में कहा कि वसुंधरा राजे राजस्थान की गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश कर रही हैं। बेनीवाल ने राजे पर ये आरोप भी लगाया कि उन्होंने इस मामले में कांग्रेस के कई विधायकों को फोन भी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि बेनीवाल ने गहलोत वसुंधरा गठजोड़ हैशटैग के साथ एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इन ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का गठजोड़ अब जनता के सामने खुलकर सामने आ गया है। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के शासन में दोनों के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं